साथियों नमस्कार। पोजिट्रॉन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण। थोड़ी सी हमने बात कर ली थी, इनिशियल पार्ट उसका पढ़ लिया था कि जड़त्व आघूर्ण जब अलग अलग पिंड दिए गए हों तो हम कैसे निकालते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जड़त्व आघूर्ण से संबंधित दो प्रमेय की, जो हमने लास्ट में शुरू की थी। देखो दोस्तों, हमें जड़त्व आघूर्ण निकालने से संबंधित दो प्रमेय हैं। जड़त्व आघूर्ण कौन कौन सी प्रमेय है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोनों के बारे में जस्ट हमने नाम तो लिख लिए थे कि एक को तो बोलते हैं लंबवत अक्ष प्रमेय, लंबवत अक्ष प्रमेय, या इसको बोल देते हैं, एक नाम और भी देते हैं, समकोणिक प्रमेय, समकोणिक अक्ष प्रमेय। हमें और दूसरी प्रमेय है उसका नाम है लंबवत हो गई, वो होगी समांतर अक्ष प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय। दोस्तों यही अगर बोर्ड की परीक्षा की बात होती या हम थ्योरेटिकली लिख रहे होते 11th 12th के अंदर, तो हम क्या करते, इन प्रमेयों को कैसे डिराइव किया जाता है वो याद करते, ये कैसे प्रमेय आई, है ना। लेकिन हमें चूंकि वो थ्योरी तो लिखनी नहीं, हमें इन प्रमेय का यूज कैसे करना है वो आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लंबवत अक्ष प्रमेय और समांतर अक्ष प्रमेय का यूज कैसे होगा, ये प्रमेय कहती क्या है, एक्चुअल में क्या कहती है। देखो दोस्तों, इन प्रमेय को याद करने से पहले या इनको देखने से पहले कि ऐसे कैसे काम में ली जाती है, मैं आपको दो चार छोटी छोटी बातें बता देता हूं, उनको आप ध्यान में रखोगे। देखो दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण हमने अभी तक निकाला है वो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए निकाला है। जैसे कई सारे द्रव्यमान हो तो किसी अक्ष के सापेक्ष पूछ लिया जाए कि इस द्रव्यमान के या किसी अक्ष के सापेक्ष कैसे निकालेंगे जड़त्व आघूर्ण। अब हम इन दोनों प्रमेय की बात करने से पहले हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए कैसे द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं वो बात कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों प्रमेय की बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा छोटा सा। उसके बाद इन दोनों की बात करेंगे, वो ज्यादा समझ में आएगी आपको, इसके बाद पढ़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट। सिंगल ऑब्जेक्ट की कैसे बात करते हैं, देखो जैसे कोई सिंगल ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाए, उसका जड़त्व आघूर्ण किसी अक्ष के सापेक्ष पूछ लिया जाए, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कोई चकती है या कोई रिंग है, क्या है, कोई रिंग है, मान लीजिए रिंग समझते हो आप, वलय। इस वलय का जड़त्व आघूर्ण आपसे पूछा जाएगा, ये लीजिए ये अपनी वलय हो गई, इसका जड़त्व आघूर्ण आपसे पूछेंगे, इसका जड़त्व आघूर्ण बताइए किस अक्ष के सापेक्ष। मान लीजिए इस अक्ष के सापेक्ष, इस बोर्ड के लंबवत और इस वलय के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष यदि इसका जड़त्व आघूर्ण पूछे आपसे, तो आप कैसे निकालोगे। देखो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या था, I = mr²। m क्या है, m उस ऑब्जेक्ट का मास है, r क्या है, उस घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी है ना। अगर ये मास सारा एक जगह केंद्रित होता, मान लीजिए यदि पूरी वलय पर न फैलकर किसी जगह पर होता, तो हम उसका निकाल देते हैं कि mr² सीधा r डिस्टेंस दिए भाई और m दिया होता, निकाल देते। लेकिन चूंकि यहाँ पर अलग अलग फैला हुआ है मास, तो वेरिएबल मास के लिए ये थ्योरम किस प्रकार कार्य करती है, जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालते हैं, ये I = mr² कैसे काम करता है वो देखो। यदि एक मतलब मास अगर द्रव्यमान अगर फैला हुआ हो, तो उसके लिए ये इस प्रकार आ जाएगा DI = dm × r², जहां DI का भी समाकलन कर देंगे और dm का भी क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। इस प्रकार से निकालेंगे इस प्रकार के ऑब्जेक्ट के लिए जहां पर मास एक जगह केंद्रित न होकर के फैला हुआ हो, उस जगह उस पर DI क्या हो जाएगा। जैसे मान लो इस शक्ति पर इस थ्योरम को कैसे काम में लेंगे, ये घूर्णन अक्ष हो गई अपनी, और घूर्णन अक्ष ये दूरी हो गई r, जो कि इसकी त्रिज्या के बराबर होगी, है ना, ये दूरी होगी r। यहां पर हमने एक छोटी सी लंबाई की कल्पना कर ली और उस लंबाई को मैंने नाम दे दिया dx। समझ रहे हो मेरी बात को, हमने r दूरी पर dx लंबाई की कल्पना कर ली। अब देखो dx लंबाई है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, ये थ्योरम लगा दी। समाकलन करना आता होगा शायद आपको, अगर नहीं आता तो एक सिंपल सा थ्योरम याद रखो, आपको ध्यान रखना है, समाकलन x⁴n dx, यानी dx के सापेक्ष समाकलन करना है x⁴n का, तो वो समाकलन होता है xn+1/n+1 + c
ये प्लस सी कब आता है? जब समाकलन अनिश्चित हो, जब सीमाएं नहीं दी गई हो। यदि सीमाएं दी है कुछ अल्फा से लेकर बीटा तक, या कुछ भी एक से लेकर 2 तक, या 5 से लेकर 7, यानी यदि लिमिट दी गई है तो ये सी नहीं आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये समाकलन आपको आना चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए। एक अवकलन बताया था मैंने आपको d/dx, x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n-1। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो डी है, उसको इंटीग्रल कैसे करेंगे? dm निकालेंगे। dm क्या होगा? वो छोटा सा द्रव्यमान जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है, कल्पना की है, r², वो दूरी हो जाएगी, और इस प्रकार di का समाकलन कर देंगे तो वो di का समाकलन हो जाएगा i, और इसका क्या हो जाएगा? mr²। समझ रहे हो? dm का क्या हो जाएगा? m, और r² अपनी जगह पढ़ाई है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इसको काम में देखो, यहां पर कैसे लेंगे? चकती वाले स्थान पर मैं इसको ऊपर वाले को थ्योरम को एक बार इसको साफ कर देता हूं, क्योंकि ये थ्योरम हम बाद में पढ़ेंगे। बाद में कब पढ़ेंगे? जब हम सिंगल ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। देखो डी आई इज इक्वल टू dm इंटू r²। ये अपना, तो मैंने यहां r दूरी पर dx मोटाई कल्पना कर ली। अब dx है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? मान लिया हमने dx का द्रव्यमान कितना होगा, बताओ। देखो इसका घनत्व, अगर देखो टोटल द्रव्यमान कितना है? m। सपोज किया वलय का टोटल द्रव्यमान कितना है? m द्रव्यमान है, मान लिया हमने। तो इसका टोटल का m द्रव्यमान है, यानी कुल द्रव्यमान। ये जैसे मानो आपको छड़ है, इसकी कुल लंबाई मान लो जैसे 10 मीटर है, ठीक है, और इसका वजन 10 किलो है, सपोज करो। तो 1 मीटर का द्रव्यमान कितना हो गया? 1 किलो हो गया ना। कैसे निकाला हमने? टोटल लंबाई में, सॉरी, कुल द्रव्यमान में कुल लंबाई का भाग दे दिया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2πr। कितनी लंबाई है? 2πr। और इसका द्रव्यमान कितना माना है हमने? m। तो इसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो गया? m के अंदर 2πr का भाग दे देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? m/2πr, ये क्या हो गया? एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो गया। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो गया m/2πr, m/2πr। ये हो गया अपना एकांक लंबाई का द्रव्यमान। हमें कितनी लंबाई का चाहिए? dx लंबाई का चाहिए, तो हम इसको dx लंबाई से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या आ गया? dm आ गया। बोलो समझ में आया क्या कुछ? dm कैसे आया? m एकांक लंबाई का द्रव्यमान इंटू टोटल लंबाई, और r² अपनी जगह पढ़ाई है, r², और ये हो जाएगा अपना i। किसके लिए? रिंग के लिए, वलय के लिए। बोलो m/2πr इंटू dx इंटू r²। अब देखो मेरी बात को सुनो, ये देखो लिमिट लगाएं हम इसकी, तो यहां से लेकर के लंबाई कहां तक फैली है? यहां से लेकर के टोटल लंबाई कितनी होती है? 2πr, यानी 0 से लेकर के और 2πr। बोलो लिमिट हो गई 0 से लेकर 2πr। इसका टोटल का मास हो जाएगा ये, है ना। अब देखो कैसे करेंगे इसको, r² तो बाहर निकाल लेते हैं। देखो इसमें कांस्टेंट क्या है? समाकलन, सॉरी, हाँ, समाकलन किसके खिलाफ कर रहे हैं? देखो किसके खिलाफ नहीं, सापेक्ष कर रहे हैं, x है, तो यहां पर x है ना, वो तो रख लेते हैं, बाकी सारा बाहर निकाल लेते हैं। तो m/2πr इंटू r², ये तो बाहर रख लिया, और 0 से 2πr इंटू dx, या x की पावर 0 है मान लो, dx से सीधा dx ही बचा है, x तो और तो कोई है ही नहीं, है ना। तो देखो इसको आगे कर लेते हैं, यहां m/2πr, देखो r से r कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया m इंटू r, नीचे बच गया 2π, और यहां पर देखिए समाकलन dx का समाकलन कितना होता है? x, और लिमिट 0, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट है 2πr, ये है ना, ये है। इसके बाद देखो m/2π, x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, तो अपर लिमिट लिखेंगे तो 2πr माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो 0, ये बनेगा ना x की जगह 2πr माइनस 0 कितना बनेगा? 2πr, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, mr², क्या बन गया? mr²। तो वलय का इस केंद्र के सापेक्ष कितना आ गया? mr², जड़त्वाघूर्ण। अब आप सोचोगे कि ये तो सूत्र ही होता है, सूत्र होता है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए यहां से इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कितना आया है? mr²।
इसी प्रकार हम निकालेंगे यदि इस अक्ष के सापेक्ष दिए। यदि एक बात और सोचो, आप इसको आप याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वलय का ये स्टैंडर्ड मान हो गया है ना, भी घूर्णन अक्ष यदि सेंटर हो तो इस वलय का जड़त्व गुण कितना होता है? mr² होता है। ठीक है, यदि ये घूर्णन अक्ष ये न होकर के अलग होती, मान लीजिए कि ये वलय है, ये अपने अक्ष के, ये अपने व्यास के सापेक्ष घूर्णन करती, समझ रहे हो ना, व्यास के सापेक्ष। जैसे कोई अक्ष है और उसके व्यास के सापेक्ष पूछ लिया जाए, इस अक्ष के सापेक्ष पूछ लिया जाए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ये कुछ एक स्टैंडर्ड मान है, वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि बार बार हम इतना समाकलन करके ये सारा काम नहीं करेंगे, इसलिए आपको कुछ एक में 5-7 है याद करने होते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए, बार बार आपको समाकलन वगैरह करके निकालने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो उन 5-7 को आप ढंग से याद कर लेंगे, ऐसे या यूं कहूं मैं रट्टा ही मार लेंगे, है ना, तो वो सवाल में सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है। दोस्तों इस टॉपिक से सवाल जरूर बनेंगे, हर बार बनते हैं, 2 से 3 सवाल पक्का बनेंगे 101%, और बिल्कुल इजी है। इस टॉपिक से 100% सवाल आएगा। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति, है ना, 12th के अंदर, 10th के अंदर पढ़ते हैं, तो हम रट्टा लगाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन ए प्लस बी का मान साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है। इसी प्रकार में रट्टा ही लगाना है इनका भी, है ना। देखो कुछ एक स्टैंडर्ड मान लिखवा देता हूं मैं, आपको ध्यान में क्या क्या रखना है। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना, और एक आपको ध्यान रखना है किस अक्ष के सापेक्ष पूछ रहा है ना। 2 बातें आपको याद रखना है। जैसे ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट हो गया चकती नहीं, रिंग का निकाला ना हमने अभी, वलय का। देखो वलय का देखिए, रिंग का कितना होता है ये देखिए। एक तो रिंग के, ये अपनी रिंग हो गई मान लीजिए, हर जगह mr लिख दिया, इसका मतलब मास कितना है, m है, r कितनी है, त्रिज्या। तो इसका क्या हो गया, इसके केंद्र के सापेक्ष कितना होगा, I, इसके सेंटर के सापेक्ष, केंद्र के सापेक्ष, समझ रहे हो ना। इस बोर्ड के अक्ष के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली घूर्णन अक्ष क्या हो, बोर्ड के लंबवत और केंद्र से गुजरती हो, तो I क्या होगा, अभी हमने निकाला mr²। m क्या है, मास ऑफ रिंग, एंड r क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए यही रिंग है और व्यास के सापेक्ष पूछ लिया जाए, या व्यास मतलब a और b 2 बिंदु है रिंग पर, जो सेंटर से गुजरने वाली अक्ष, ये व्यास होगा। इस व्यास के सापेक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो I इज इक्वल टू होगा mr²/2। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ चकती का हो गया ना, रिंग का हो गया। अब बात करते हैं हम डिस्क की, डिस्क या चकती। फिर वही बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, त्रिज्या m वजन है और r क्या है, रेडियस। चकती के बारे में बात करें तो ये अपने हो गई रिंग, डिस्क होगी सॉरी, या चकती। इसके सेंटर से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण कितना होगा, I इज इक्वल टू mr²/2। याद रखना है आपको। ये कोई प्लेट है या डिस्क है, इसके अक्ष के सापेक्ष, इसके लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष पूछा जाए तो क्या होगा, I इज इक्वल टू mr²/2। और इसके व्यास के सापेक्ष पूछ लिया जाए तो कितना होगा, ये अपनी चकती, और इसके व्यास के सापेक्ष पूछ लिया जाए तो कितना होगा, I इज इक्वल टू mr²/4। याद रखना है, ये कंप्लीट, इसकी कोई वो नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, याद ही करना है आपको। वलय हो गई, चकती हो गई। अब अगर मैं बात करूं बेलन की, बेलन या सिलेंडर, बेलन की बात करूं, बेलन का वजन मान लिया मैंने m है, रेडियस मान ली r है। देखो बेलन किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, ये लीजिए, इस प्रकार का होता है ना बेलन। इसकी रेडियस मैंने मानी है r,
वजन माना है मैंने m और लेंथ मानी है मैंने कैपिटल L, समझ रहे हो। तो इसकी अक्ष के सापेक्ष बोला जाए अगर आपको, ये अपना बेलन हो गया और ये बेलन की अक्ष हो गई, इसके सापेक्ष अगर पूछ लिया जाए, समझ रहे हो ना मेरी बात को, बेलन के बीच से गुजर रही है ये, और ये घूर्णन अक्ष ये हो गई, है ना। और इस अक्ष के सापेक्ष पूछ लिया जाए जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाई 2। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये चकती है अपनी, चकती का कितना होता है एम आर स्क्वेयर बाई 2। ये चकती, यदि मैं इसको छोटी छोटी चकतियों में बांट दूं, ये छोटी छोटी चकतियां ही तो है, चकती के ऊपर चकती रख देता हूं तो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। देखो ये चकती है, अगर बहुत सारी चकतियां रख दी जाए तो बेलन बन जाएगा। तो चकती का एम आर स्क्वेयर बाई 2 होता है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वेयर बाई 2। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, पूछा भी जा चुका है शायद, ये अपना बेलन हो गया। और आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि इसके लंबवत, देखो बेलन के सेंटर से गुजरती है, ये देखिए रेड, इसकी त्रिज्या कितनी है, सॉरी लंबाई कितनी, L, तो L बाई 2 बीच में सेंटर से, और इसके लंबवत, बोर्ड के लंबवत, समझ रहे हो ना। ये देखो सही, ये अपना ये बेलन है, यहां से पूछ लिया जाए आपसे, यहां से ठीक बीच से गुजरने वाली, ये बीच से हो गया तो केंद्र से हो गई, इस लंबाई के केंद्र से, और अक्ष के लंबवत यहां से पूछ लिया जाए तो कितना होगा, वो आपको याद रखना है। वो हो जाएगा I इज इक्वल टू हो जाएगा m और आर स्क्वेयर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वेयर अपॉन 12। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। 3 हो गए ना, 3 ऑब्जेक्ट हो गए, बल्ले हो गई, डिस्क हो गई, बेलन हो गया। अब 1-2 ऑब्जेक्ट और हैं, उनके भी याद रखने हैं, वो और लिखा देता हूं मैं साथ में। वैसे इंपॉर्टेंट सारे ही है, ये मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करूं मैं स्फेयर की, 4 नंबर, गोला या स्फेयर। गोला, गोला ठोस गोला लिख देता हूं, क्योंकि गोले भी 2 प्रकार के होंगे ना, ठोस गोला, ठोस गोला है, वही m क्या हो जाएगा, मास, रेडियस कितनी है, r। इस ठोस गोले के व्यास के सापेक्ष पूछ लिया जाए आपसे, यानी ठीक बीच से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष, है ना, तो कितना हो जाएगा वो, I 2/5 एम आर स्क्वेयर। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि घूर्णन अक्ष कौन सी है, ये सॉरी गोला होता है ना, उसके ठीक बीच से गुजरती है ये अक्ष, समझ रहे हो, और रोटेट हो रहा है गोला, तो कितना हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण, I इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वेयर। यदि यही गोला इस गोले के सेंटर से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष न पूछ करके आपसे ये पूछ लिया जाए कि यहां से, यानी गोले के स्पर्श रेखा के सापेक्ष घूम रहा है गोला, तो गोला घूम कैसे सकता है, इस अक्ष के सापेक्ष भी घूम सकता है गोला, इस प्रकार से, है ना। तो इसका कितना होगा जड़त्व आघूर्ण, I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/7 एम आर स्क्वेयर। समझ रहे हो, 5/7 एम आर स्क्वेयर, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और बताऊं तो एक खोखला गोला है, जनरली खोखले गोले से क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी खोखला गोला, खोखले गोले की बात करूं अगर मैं, तो कितना हो जाएगा, ये लीजिए खोखला गोला बना देता हूं पहले, ये त्रिज्या r1 है, ये त्रिज्या अगर बाहरी त्रिज्या r2 है, तो कितना हो जाएगा I, और कहाँ से गुजर रही है, बिल्कुल बीच से, है ना, गोले के ठीक बीच से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू m, इसका कितना था 2/5 एम आर स्क्वायर था ना, इसका हो जाएगा 2/5 m r1 माइनस r2 अपॉन r1 माइनस r2, और इसकी घात हो जाएगी 5 और यहाँ हो जाएगी 3। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक और बता देता हूँ आपको, 6 नंबर, एक छड़ के, एक
पतली छड़ के लिए जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा? एक पतली छड़ मान लीजिए, ये कोई पतली छड़ आपकी बिल्कुल पतली सी छड़ है, ठीक है, इसकी लंबाई मान ली l है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना है? वही m। तो इसके केंद्र से गुजरने वाली, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको थोड़ा सा ध्यान हो रखना है भी, ये इसके केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष अगर पूछ लिया जाए जड़त्व आघूर्ण, तो वो हो जाएगा आपका I = mL²/12। ठीक है, अब देखो आगे, एक दो और देख लेते हैं। पतली छड़ आ गई, 6 ऑब्जेक्ट हो गए दोस्तों, इतने तो काफी है शायद मेरे हिसाब से। एक और देख लेते हैं। यदि यही छड़ अगर मोटी होती थोड़ी सी, देखो ये आयताकार छड़ होती है अगर इस प्रकार की छड़ कह सकता हूं, प्लेट कह सकता हूं ना, यदि इसकी लंबाई a है और इसकी चौड़ाई a है, लंबाई b है, तो इसका मान होता I = m/12 a² + b²। ठीक है, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इनको रटना ही पड़ेगा, ढंग से याद कर लेना है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन क्या आते हैं? अब देखो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे सारे आंकड़े, ये याद नहीं हुए तो इनको अच्छे तरीके से याद करना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं एग्जाम में, वो देखो एक दो क्वेश्चन तो सीधा सीधा आया हुआ है। ये 2016 का पेपर है मेरे पास। क्वेश्चन आया हुआ है कि L लंबाई, अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार आया कि 1 किलोग्राम मीटर क्यूब के समान रूप से वितरित द्रव्यमान और 1 मीटर त्रिज्या के गोले की अवधारणा कीजिए, व्यास के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, एक तो D दिया हुआ था, हमें गोले का घनत्व दिया था, D 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, एक तो ये दिया था और एक इसकी त्रिज्या दी थी r का मान कितना दिया था? 1 मीटर। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था? इसका जड़त्व आघूर्ण व्यास के सापेक्ष, और व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हमने पढ़ा था गोले का कितना होता है? गोले का व्यास के सापेक्ष, अब याद होगा ना तो ढंग से जल्दी बता दोगे आप, वरना देखते रहोगे, पन्ने पलटते रहोगे। गोले का व्यास के सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष कितना होता है? 2/5 mr², यही होता है। अब देखो हमारे पास D है और D क्या होता है? m/v होता है। घनत्व क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास कितना आ जाएगा? D × v, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो D कितना है? 1 और v कितना होता है? 4/3 πr³। अरे गोले का घनत्व कितना होता है? 4/3 πr² होता है ना। अब देखो यहां पर रखो, देखो मास आ जाएगा अपना 4/3 पाई की जगह पाई रख दिया मैंने। r का मान कितना है? 1 है ना। ये आ गया 4π/3, ये तो आ गया मास। और r1 दिया हुए है तो हम क्या रख देंगे? सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा अपना? 2/5। ये 2016 की बात चल रही है, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2/5, m का मान 4π/3 और r का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, ये रख दिया मैंने मान इसमें। ठीक है, कोई हो रहा है क्या? कोई काटा पाटी को नहीं हो रही? देखो ये हो जाएगा 8π ऊपर, तो नीचे हो जाएगा 15। ठीक है, पाई का मान रख देंगे कितना? 22/7। फिर भी कैंसलाइजेशन तो नहीं हो रहा ना। तो ये आप ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसमें डिवाइड कर दो, फिर और कुछ कोई इलाज ही नहीं है। 1/76 और 105, इसमें इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था? ऑप्शन में दिया हुआ था 4 ऑप्शन दिए थे, 0.33 और एक दिया था 0.50, एक दिया था 1.4 और एक दिया था 1.67। तो ये तो ऑप्शन होना ही नहीं है ना। अब 1 इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 से डिवाइड किया 71 0 और 7
1.67 ये आएगा आंसर, 1.67। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब हमने दिया था ना एग्जाम तब की बात चल रही है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। और देखो इस पर क्वेश्चन देखो, और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चन है कि 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान और 1 मीटर लंबाई की पतली छड़ का केंद्र से गुजरने वाली अक्ष और लंबाई के सापेक्ष क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण। एक पतली छड़ है, एक पतली छड़ और एम आर लिखते हैं ना, तो 0 पॉइंट कितना दिखा है, 0.2 kg, 0.2 kg और आर का मान दिया है 1 मीटर का जड़त्व आघूर्ण छड़ के केंद्र से गुजरने वाली तथा छड़ के केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष। क्वेश्चन लिखने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए मैं आपको बता देता हूं सीधा सीधा क्या पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि ये जो अपनी होगी छड़ कोई, है ना, इसके केंद्र से गुजरने वाली, ये सेंटर हो गया इसका, केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष पूछ रहा है मुझे। क्या पूछ रहा है, जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, m, आपको याद होगा ml²/12 यही होता है, ml²/12। m की जगह कितना दिया है 0.2 इंटू आर का मान कितना दिया है 1 का स्क्वायर अपॉन 12, 0.2/12 ये आ जाएगा आंसर। अगर मैं इसको 1/0.1/6 ये आ जाएगा आंसर। किस में आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। देखो एक क्वेश्चन और देखो, एक चकती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात कीजिए यदि एक चकती 2 kg और 0.6 m एक चकती का इसके केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष एक तो ये हो गया लंबवत अक्ष के सापेक्ष केंद्र से गुजरने वाली, यानी ये अपने कोई चकती हो गई, यहां से पूछ रखा है, प्लस व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी है दोस्तों, बशर्ते कि आपको मैंने जो 3-4 ऊपर लिखाए थे वो डाटा वो याद होने चाहिए आपको, तो आपको बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन करना। क्या लिखाया था मैंने आपको चकती के लिए बताया था कि चकती का केंद्र हो, ये लीजिए, ये अपनी कोई चकती हो गई, डिस्क हो गई, इसके केंद्र से गुजरने वाले के लिए क्या बताया था, आई का मान mr²/2 ये बताया था, और व्यास के सापेक्ष क्या बताया था, ये अपना हो गया व्यास, इसके सापेक्ष बताया था mr²/4। m दिया है, r दिया है, बिल्कुल इजी है, कर लोगे ना इस प्रकार का क्वेश्चन, हो जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन और देखिए, यदि एक बेलन का स्वयं की अक्ष के सापेक्ष, एक क्वेश्चन और देखिए आप,
दोस्तों बेलन में मैंने आपको एक लिखवाया था कि बेलन होता है, उसका एक तो था एम आर स्क्वायर सीधा ही है ना, उसके केंद्र से, और एक बीच में से था, ये जो मैंने बताया था कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि बेलन का क्वेश्चन है, यदि बेलन का इसकी अक्ष के सापेक्ष, इसकी अक्ष के सापेक्ष तथा इसके केंद्र, इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली वह तल के लंबवत यदि बेलन का इसकी अक्ष के सापेक्ष तथा इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाले वह तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण समान हो, जड़त्व आघूर्ण समान हो तो इसकी लंबाई व त्रिज्या का अनुपात बताइए, त्रिज्या का अनुपात बताइए। बोलो क्या बताया, पूछा है ये ना क्वेश्चन। यही है, देखो ये पूछ रहे हैं कि एक बेलन है, मान लीजिए ये अपना बेलन हो गया, ये बेलन है, ठीक है दोस्तों, ये बेलन हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई r, इसकी लेंथ हो गई l और इसका मास हो गया m, कैपिटल M। ये पूछ रहा है कि यदि, देखो पहला बेलन का इसकी अक्ष के सापेक्ष, इसकी अक्ष के सापेक्ष, ये अपनी इसकी अक्ष होगी, इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण मैंने मान लिया I1, ठीक है, तथा इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली वह तल के लंबवत अक्ष, इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली, इसका मध्य बिंदु यहां कहीं होगा, और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, जिसको मैंने नाम दे दिया I2, यानी इस अक्ष के सापेक्ष पूछा ना, अंदर से गुजरने वाले का आघूर्ण समान हो, यानी I1 और I2 का मान हो समान, तो हमें पूछा है कि इसकी लंबाई यानी L और त्रिज्या R का अनुपात क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ रखा है हमसे। तो ये हमें पता है ना, भी बेलन बना है छोटे छोटे, वैसे मैंने आपको बताया था चक्तियों से मिलकर बना है, तो इसका तो I1 का तो मान हमें पता है, कितना होता है I1 का, mr²/2, ये था ना। अब इसके सापेक्ष मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, याद है क्या, r² प्लस क्या लिखवाया था, याद है, प्लस L²/12, यही था, mr²/2 अपॉन प्लस ml²r²/4 था, यहां से 4 था, है ना। याद करना है इसको अच्छे तरीके से, गलत मत कर देना। ये था अपना I2। यदि ये कह रहा है I1 और I2 का मान बराबर हो तो R और L का अनुपात बताइए, यानी इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो mr² I1 बराबर I1 का मान रख दिया मैंने /2 इज इक्वल टू m और r²/4 प्लस L²/12। यहां से L और R का अनुपात चाहिए, m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहां से देखो क्या बनेगा, r²/2 बराबर r²/4 प्लस L²/12, ये बचेगा। आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं इसको साफ कर देता हूं और इस क्वेश्चन को भी यहां से साफ कर देता हूं। क्या बन गया, r², देखो इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, इसको इधर लेके आ रहा हूं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये बन गया r²/2 माइनस r²/4 इज इक्वल टू
एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, अब देखो इसमें से आर स्क्वायर बाई 2 में से आर स्क्वायर बाई 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर बाई 4। अब और इज इक्वल टू यहाँ कितना बच गया, एल स्क्वायर बाई 12। ये तो माइनस तो कर ही लोगे आप, इनका लघुत्तम 4 आएगा। देखो इस प्रकार से 4 लघुत्तम आया, 4 में 2 का डिवाइड किया, 2 बचेगा, 2 को r से मल्टीप्लाई किया 2r स्क्वायर, माइनस 4 में 4 का डिवाइड किया 1, 1 को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया r स्क्वायर, 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर यानी r स्क्वायर बाई 4। ये मैंने यहाँ लिख दिया सीधा, r स्क्वायर बाई 4। हमें पूछ रखा है किसका, लंबाई व त्रिज्या, यानी ऊपर होनी चाहिए लंबाई, नीचे होनी चाहिए त्रिज्या। तो मैं इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 12r स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। तो देखो इधर ये 4 है, इसके डिवाइड में चला जाएगा तो l स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 12r स्क्वायर अपॉन 4। r स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूँ नीचे, यहाँ पे r स्क्वायर यहाँ पे ले आया तो l स्क्वायर बाई r स्क्वायर का मान कितना आ गया, 12 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का मान आ गया 3/1। अगर मैं इसका हटाता हूँ स्क्वायर तो इस पे आ जाएगा रूट, आ जाएगा ना, तो √3/1 ये आ गया l/r। बोलो, बिल्कुल इजी है। इजी तब है जब आपको ये डाटा याद हो, ये डाटा अगर आपको याद है ना तब इजी है। तो मैं आप एक बार फिर से कह रहा हूँ, उन डाटा को आप अच्छे तरीके से याद करोगे। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है कि ठोस बेलन, इजी है ये भी, ठोस बेलन जिसका रेडियस दिया आपको r इज इक्वल टू 0.10 मीटर और m इज इक्वल टू 0.5 और 0.20, r इज इक्वल टू 0.20, r तो आ ही गया ना, l इज इक्वल टू 0.20 मीटर। ठीक है, और पूछ क्या रखा है, लंबाई के सापेक्ष और लंबाई, क्वेश्चन की बजाय मैं आपको सीधा बता देता हूं, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है लंबाई के सापेक्ष गुजरने वाली और ठीक मध्य से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष पूछ रहा है। इस अक्ष के सापेक्ष आपसे जड़त्व आघूर्ण पूछ रहा है, तो ये बेसिकली आपसे सूत्र ही जानना चाहता है कि सूत्र क्या था, वो I इज इक्वल टू क्या था, m r स्क्वायर बाई 4 प्लस l स्क्वायर बाई 12। ये सूत्र लगाइए, उत्तर पाइए। I का मान कितना हो जाएगा, m का मान कितना दिया है 0.5, r का मान कितना दिया है 0.10, तो 0.5 1 है क्या, 0.1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस l का मान कितना 0.20 का स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, यहाँ से देखिए 0.5 अपनी जगह पड़ा है, 1 का कितना जाएगा 0.01 अपॉन 4 प्लस 20 400 और 2 2 जा 4 0 400 है ना, और यहाँ पर 0 लगा दिया 0.04 बाई 12। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आई। ये मेरे हिसाब से मैं यहाँ तक अगर छोड़ देता हूँ तो आगे तो आप कर ही लोगे, कर तो आप यहीं से लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे डाटा दिए हैं रखने हैं मान, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.5 नीचे क्या बन गया 12 और ऊपर कितना बच गया 0.03 प्लस यहाँ कितना है 0.04 और नीचे कितना है 12, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 12 नीचे है, ऊपर 0.3 नीचे 0.04 तो 0.07, इनको मल्टीप्लाई करके 12 का डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा अपना आंसर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बिल्कुल इजी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जहाँ पर भी मिलते हैं आप उनको करोगे। ठीक है दोस्तों,
एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन और करिए। एक रिंग, छोड़ो एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं छोटा सा, है ना, उसके बाद करेंगे अगला क्वेश्चन। देखो एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। देखो दोस्तों, टॉपिक पढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूं आपको। जो हमने समांतर अक्ष पर में पढ़ी है और जो हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगे समकोण अक्ष पर में और समांतर अक्ष पर में, वो देखो, वो उनको देख लेते हैं, अभी खत्म कर देते हैं उनको, फिर इससे जड़त्व आघूर्ण से संबंधित लगभग सारी बातें खत्म हो जाएगी ना। देखो हमने अभी चकती का पढ़ा था, अभी चकती के लिए हमने क्या पढ़ा, अभी चकती के लिए हमने पढ़ा था, अगर चकती के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण पूछा जाए तो कितना था, mr²/2 ये था। और आपसे अगर वलय इसी के चकती के यहां से, यहां से नहीं, उसके व्यास के सापेक्ष यदि जड़त्व आघूर्ण पूछा था तो वो कितना था, mr²/4 ये था दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, इन दोनों आंकड़ों को याद रखिए आप। सबसे पहले बात कर लेता हूं लंबवत अक्ष प्रमेय की, लंबवत अक्ष प्रमेय जड़त्व आघूर्ण निकालने के काम आती है। देखो ये प्रमेय क्या कहती है, ये प्रमेय कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके एक तो ये हो गई अक्ष, एक्स अक्ष बोल देती है मैंने इसको, एक हो गई वाई अक्ष, है ना, और एक इसके ऊपर होती है, ठीक है, ऐसे जेड एक्स होती है ना। ये मैंने जेड एक्स को इस प्रकार से दर्शा दिया, ये जेड एक्स हो गई। ये कहती है यदि किसी ऑब्जेक्ट की तीन अक्ष हो, यानी y भी है, x भी है, z भी होती है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट की तीन अक्ष होती है, तो दो अक्ष का, इससे मान लिया आई एक्स है, इससे जड़त्व आघूर्ण आई वाई है, और इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई जेड है। तो ये कहता है, ये लंबवत अक्ष प्रमेय कहती है कि दो अक्षों जो एक दूसरे के लंबवत है से निकाले गए जड़त्व आघूर्ण का योग तीसरे अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। यानी आई जेड होता है वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है, या यूं कहूं आई एक्स है वो आई वाई प्लस आई जेड के बराबर होता है, या यूं भी कह सकता हूं आई वाई है वो आई एक्स और आई जेड के योग के बराबर होता है। ये कहती है लंबवत अक्ष प्रमेय। समझे मेरी बात को? यानी किन्हीं भी दो अक्ष है ना, कोई भी दो अक्ष ले लो आप, उन दो अक्षों से इसका द्रव्यमान मैंने माना है m, ठीक है। यदि इसका इस अक्ष के सापेक्ष निकालें जड़त्व आघूर्ण और इस अक्ष के सापेक्ष निकाल लो तो आई जेड से निकालने की आवश्यकता नहीं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आई जेड के खिलाफ आई जेड के सापेक्ष आ जाएगा, है ना। ये कहती है लंबवत अक्ष प्रमेय। जैसे इसको एक एग्जांपल की तरह देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखें इसको, जैसे चकती है, मान लो ये कोई रिंग है, ये चकती है, डिस्क है ना। आपसे पूछ लिया जाए इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष बताइए आप, यानी जेड एक्स के सापेक्ष पूछ रहा है आपसे, तो आपको यदि आई एक्स के सापेक्ष पता है, भी आई एक्स ये पता है और आपको आई जेड पता है, आई वाई पता है, तो आप आई जेड निकाल सकते हैं। हमें पता है आई एक्स ये रही भी, भले ये कि क्या है, ये क्या है, व्यास के सापेक्ष है, तो ये भी तो व्यास ही है ना, ये भी तो चकती का क्या है, व्यास, ये भी क्या है, चकती का व्यास, तो व्यास के सापेक्ष में पता है कितना होता है, mr²/4 होता है, देख लो, है ना। और यहां पर भी कितना होता है, mr²/4। तो हमें इसके सेंटर से या जेड एक्स से निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आई जेड क्या आ जाएगा इसका, आई एक्स प्लस आई वाई, या यूं कहूं मैं mr²/2 4 प्लस mr²/4। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 तो आ गया लघुत्तम, ऊपर कितना mr² प्लस mr², या यूं लिख दूं मैं 2mr²/4, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, mr²/2, यानी आई जेड का मान कितना आ गया, आई जेड का मान आ गया mr²/2, जो कि ये लिखा हुआ है। समझ रहे हो? यानी दो अक्षों के सापेक्ष पूछ लिया जाए और तीसरी अक्ष से निकाल, दो अक्षों के सापेक्ष आपको पता है, तीसरे अक्ष से आप निकाल सकते हो, बशर्ते कि तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। ये कहती है लंबवत अक्ष प्रमेय। समझे मेरी बात को? अब देखो एक बात और,
इस शक्ति का एक और याद रखिए आप आंकड़ा, यदि आपसे आगे देखेंगे उसमें, अब ये बताया ना उसके बारे में, समांतर अक्ष पर में और देख लेते हैं फिर आपको बताएंगे वो बात। देखो समांतर अक्ष पर में क्या कहती है, समांतर अक्ष पर में देखिए समांतर अक्ष पर में क्या कहती है, समांतर अक्ष पर में देखो आपको लंबवत अक्ष पर में आगे ध्यान में, अब समांतर अक्ष पर में वो ये भी इजी है, बिल्कुल इजी है। ये मान लो कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका आपको इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई निकालना है इस अक्ष के सापेक्ष। ये अपनी घूर्णन अक्ष हो गई, हमें चाहिए आई किसके सापेक्ष, इसको मान नाम दे दिया ए बी। आपको आई ए बी चाहिए, ये आपको चाहिए कितना होगा, इसका मास मैंने मान लिया m है, ठीक है, वो तो माना जाएगा बाद में। अब देखो समांतर अक्ष पर में कहती है कि यदि आपको किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किसी ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप इसका सेंटर ऑफ मास देखो कहाँ है, इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष आप उसका निकालो कितना आएगा, है ना। सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व गुण मान लिया मैंने, आई सेंटर ऑफ मास है मान लिया, और इनके बीच की दूरी यदि d है तो आई ए बी क्या हो जाएगा, आई ए बी हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम, एम इसका मास है ना, और ये दूरी कितनी डी स्क्वायर। ये कहती है समांतर अक्ष पर में, ये कहती है समांतर अक्ष पर में, बिल्कुल इजी है। सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष से निकालो आप इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस उस जिस अक्ष के सापेक्ष पूछ रखा है उससे दूरी इनटू एम, बिल्कुल इजी है, ऐसे ही करना है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो इसको ये तो आपको पता लग गया होगा, आई ए बी आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर है ना। अब इसको अप्लाई देखो कैसे करते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए, जैसे इस रिंग के इस डिस्क के उदाहरण में बता देता हूं मैं आपको, ये डिस्क है मान लो, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसी डिस्क के किसी व्यास पर उपस्थित बिंदु, ये डिस्क है, और यहां से पूछ लिया जाए आपसे कि कितना होगा सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस बिंदु के स्थल के लंबवत और इस बिंदु से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष अगर पूछ लिया जाए, यानी यहां से अगर पूछ लिया जाए आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे। मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया ए मान लिया, ये अपना ओ है, ओ क्या है, ये सेंटर ऑफ मास ही है, इसका पता है आपको, सेंटर ऑफ मास यही होता है शक्ति का, है ना, वलय का सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है। आई ए पूछ लिया जाए आपसे कि आई ए कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, आई ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू ये दूरी जो भी है डी मान ली हमने, डी स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, आई ए निकालना है, आई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास, यहां से गुजरने वाले एक्स के सापेक्ष पता है ना आपको कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है जड़त्व गुण, सॉरी, यहां से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, हमने लिख दिया एम आर स्क्वायर बाई 2। बोलो कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख देंगे ना यहाँ, प्लस एम मास हो गया, डी स्क्वायर, डी का मान कितना है, आर के बराबर, भी आर ही तो है, ये भी रिंग के परिधि पर स्थित सारे बिंदु आर दूरी पर ही है, तो आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इस अक्ष के इस बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण हो गया, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, सॉरी एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। कर लोगे ना इस प्रकार से। जैसे एक क्वेश्चन करके देखो आप, बिल्कुल इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन करके देखो, मान लीजिए आपके पास कोई रिंग दे दी जाए, अब की बार रिंग है, ये है ना, रिंग है, और आपसे पूछ लिया जाए रिंग पर स्थित किसी बिंदु ए है, रिंग पर स्थित किसी बिंदु ए, ये तो क्या थी, चकती, और ये क्या है, वलय, वलय का मास कितना m, त्रिज्या कितनी r, पर स्थित, देखो रिंग के वलय के ऊपर परिधि पर स्थित किसी बिंदु A और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए, आई ए निकालिए कितना आएगा। कैसे निकालेंगे, देखो पहले वलय के केंद्र, देखो आई ए नहीं चाहिए हमें, तो हम लगा देंगे समांतर अक्ष पर में। समांतर अक्ष पर में क्या कहती है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस इस बिंदु की इस से दूरी कितनी होती है, आई,
m, ये दूरी कितनी d, अगर मानूं मैं इसको d तो m d स्क्वायर, यही तो कहती है समांतर अक्ष प्रमेय, यही कहती है। सेंटर ऑफ मास से पता है हमें कितना होता है एम आर स्क्वायर, बी रिंग के लिए वलय के लिए कितना होता है एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर प्लस m द्रव्यमान है रिंग का, और ये बिंदु कितनी दूरी पर, r दूरी पर, तो d की जगह क्या जाएगा r स्क्वायर, ये आ गया 2mr स्क्वायर, ये आ गया a के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। ठीक है, ऐसे निकालना है। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है 2016 में, जब मैंने परीक्षा दी थी उसमें आया था ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। देखो उसमें उस टाइम क्या आया था, 2016 में क्या आया था, बिल्कुल इजी जी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आपको याद होने चाहिए वो सारे आंकड़े। क्वेश्चन था 2016 में आया था। एक किलोग्राम द्रव्यमान और 0.2, अच्छा कोणीय संवेग पूछ रखा है, चलो ये भी कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान, 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.2 मीटर व्यास के वर्ताकार वलय की अवधारणा कीजिए। एक वलय बना दिया हमने, वर्ताकार वलय है ये, चौक की क्या हो गया, सॉरी चौक तो नहीं बोल सकते ना इसको, हाँ भाई 1 किलोग्राम द्रव्यमान है और रेडियस कितनी है 0.2 मीटर, व्यास दिया है इन्हें, व्यास के वर्ताकार वलय की अवधारणा कीजिए। व्यास है तो रेडियस हो जाएगी 0.1 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसकी केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है, यानी ओमेगा का मान दिया है 10 राउंड पर सेकंड, या यूं मैं कहूं एक राउंड में 2 पाई घूमती है ना, तो 10 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ये है यानी 20 पाई रेडियन पर सेकंड, ये है ओमेगा। हमें पूछ रहा है कोणीय संवेग का मान ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग ये बताया था क्या मैंने आपको, कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग का मान पूछ रहा है। कोणीय संवेग का मान होता है आई ओमेगा, सॉरी पी, जे या पी बोलते हैं, पी मान लो, पी तो साधारण संवेग हो जाएगा, जे मान लेते हैं, जे इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा, ये होता है कोणीय संवेग। तो आई का मान कितना, याद ही कर लो आज से, कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग आई ओमेगा होता है। आप इसको कैसे याद करोगे, वैसे तो बार बार रटोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन हमें पता है संवेग क्या होता है, एम वी होता है ना, भी साधारण गति में क्या होता है संवेग, सिंपल टू डी मोशन में एम वी होता है, तो हम जहां पर एम में काम लेंगे, साधारण मोशन में जहां पर भी एम काम लेंगे वहां रोटेशन मोशन में आई आ जाएगा, जहां पर वेग काम में लेंगे वहां कोणीय वेग आ जाएगा, तो वो एम वी होता है, तो आई ओमेगा हो जाएगा। बिल्कुल इजी है ना। कोणीय संवेग का मान पूछा है आई ओमेगा, आई का मान हमें पता है कितना होगा, ये क्या थी, रिंग थी कि वो क्या थी, वलय थी, रिंग थी। रिंग के लिए यहां से गुजरने वाले एक्स के साथ के लिए क्या होता है एम आर स्क्वायर, तो एम का मान कितना 1 और आर का मान कितना 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.01, ये आ गया आई का मान, आई का मान 0.01 और आर ओमेगा कितना हो जाएगा 20 पाई, 20 इंटू पाई, पाई का मान 3.14 रख देता हूं मैं, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया 36628 ये हो जाएगा, और 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, लेकिन यहाँ पर 0 और देखो 2, ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर लेना, मैं तो वैसे अपने हिसाब से कर रहा हूँ। 2 2 जा 4, 4 प्लस इंटू 20 है ना 4, ये ले 0.6280 और किलोग्राम मीटर स्क्वायर और ओमेगा की रेडियन पर सेकंड, ये आ जाएगा अपना जे या कोणीय संवेग आ जाएगा, ये आ गया कोणीय संवेग। ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें जड़त्व गुण पूछ रखा है, सॉरी बल गुण पूछ रखा है। बल, ये क्वेश्चन क्या कहता है देखिए,
ये क्वेश्चन कहता है कि एल लंबाई और समान रूप से वितरित एम प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान को एक छड़ अपने मध्य बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है। यदि छड़ का कोणीय गति t सेकंड में 0 से ओमेगा बदलती है तो लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण क्या होता है आपको ध्यान में है? बताइए साधारण गति में क्या होता है बल आघूर्ण? m इंटू ए यानी I इंटू एल्फा, ये हो जाएगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मान होता है I एल्फा। याद रखोगे आज से क्या अभी से। इनके बारे में फॉर्मूले में 2-4 फॉर्मूले और हैं, वो सारे लिखवा दूंगा। उसके बाद हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1-2 क्लास और रहेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। बल आघूर्ण का मान पूछा है, I एल्फा होता है बल आघूर्ण। इसने पूछा है कि L लंबाई है, ये कोई छड़ है, यहाँ केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष L लंबाई M द्रव्यमान घूर्णन कर रही है। और घूर्णन किस प्रकार कर रही है? ये कहता है 0 से लेकर के 10 सेकंड में, 0 से लेकर के 10 सेकंड में, t सेकंड में, सॉरी टाइम 0 से t सेकंड में इसकी गति है वो 0 से ओमेगा हो जाती है। तो लगने वाले बल आघूर्ण का मान पूछा है मैं। बल आघूर्ण होता है I एल्फा। I एल्फा का मान पूछा है मैं। इसे किससे दर्शाते हैं? शायद उसे दर्शाते हैं J वेक्टर से दर्शाते हैं, है ना, या P वेक्टर से, सॉरी J वेक्टर से दर्शाते हैं शायद, है ना। ये देखो बल आघूर्ण I एल्फा निकालना है मैं, मोटे मोटे बात यही है। अरे टो से दर्शाते हैं, सॉरी टो से दर्शाते हैं, है ना। टो इज इक्वल टू I एल्फा। अब देखो I एल्फा चाहिए तो I का मान हमें पता है, इस अक्ष के सापेक्ष कितना होता है? ml² पर अपॉन 12, यही होता है ना। इस अक्ष के सापेक्ष ml² अपॉन 12। और एल्फा का मान पूछ रखा है। एल्फा क्या होता है? एल्फा होता है डेल्टा थीटा, इसमें कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, यही तो होता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग ओमेगा हो रहा है, प्रारंभिक देखो अंतिम वेग ओमेगा -0 अपॉन अंतिम टाइम t -0। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग पहले 0 था फिर ओमेगा हो गया, तो कोणीय वेग में परिवर्तन कितना आ गया? अब पहले टाइम 0 था वो t हो गया, तो t -0, ठीक है। एल्फा का मान कितना आ गया? ओमेगा बाई टी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये तो। ये इसकी जगह लिख देंगे हम, एल्फा की जगह क्या लिख देंगे? I की जगह क्या लिख दिया? ml² अपॉन 12। और एल्फा की जगह लिख देंगे ओमेगा बाई टी। ये हो गया अपना m। अब स्मॉल l दिया है तो स्मॉल l स्क्वायर ओमेगा अपॉन 12t। इसमें ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें, है ना। पहला ऑप्शन यही है, ml² ओमेगा इंटू 12t। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपको कहीं मिले ऐसे क्वेश्चन तो आप करिएगा। बाकी हम सारे क्वेश्चन करें, कुछ एक थोड़ा सा पार्ट और बचा है, 1-2 क्लासों का काम हो रहा है, वो कर लेंगे। और लगे रहिए, आपको जहाँ भी क्वेश्चन मिलते हैं वो करते रहिए। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। बाकी थ्योरी में कुछ ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और उसके साथ साथ आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।